हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम नया सब्जेक्ट है बच्चों, आपने आज से पहले ये नहीं पढ़ा है, तो बहुत ध्यान से बस इसके कॉन्सेप्ट्स याद रखो। और एग्ज़ाम वाइज या फिर टॉपिक वाइज बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। तो व्हाट वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझो बच्चों, इस वर्ड का मतलब फाइनेंस बोले तो बच्चों पैसा, बट ऐसा वैसा पैसा नहीं। कैसा पैसा? ढेर सारा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर पैसा ढेर सारा होगा तभी आप उसको फाइनेंस बोलोगे, एल्स आप उसे फाइनेंस नहीं बोलोगे। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप मोमोज खाना चाहते हो तो आप घर में क्या बोलते हो? फाइनेंस कर दो हमें। नहीं, आप क्या बोलते हो कि 20 रुपए दे दो, 30 रुपए दे दो, मोमोज खाने हैं। वेयर एज अगर आपको एक घर खरीदना है या फिर नई गाड़ी खरीदनी है तो आप बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि भैया हमें फाइनेंस कर दो। सो दैट मीन्स आपको नॉर्मल से ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, सो उसको बोलते हैं फाइनेंस। एंड मैनेजमेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि पैसे को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो बच्चों, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये हम कंपनीज के लिए पढ़ रहे हैं, या जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। तो जब आप किसी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हो तो वहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर पढ़ने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन डिसीजंस की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बच्चों 3 डिसीजंस होंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और यही तीनों डिसीजंस अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यही है जो हम अब करने वाले हैं। तो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर बच्चों पहला डिसीजन हमें करना होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। 3 डिसीजन करने हैं अपने को टोटल। पहला है हमारे पास फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है हमारे पास इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा है हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस। अच्छा, राइटिंग आपको पता है बच्चों यहाँ पे थोड़ी खराबी आने वाली है मेरी। ऐसा नहीं है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, बट किसी ने कहा टैलेंटेड लोग जो होते हैं उनकी राइटिंग खराब होती है, फिर मैं अपनी राइटिंग को खराब करने में, मतलब अपना टैलेंट बढ़ाने में लग गया। तो उसके बाद से फिर राइटिंग ऐसी हो गई। अब आप देख लो जैसी भी है भैया, मैनेज करो। चलो बच्चों, बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। फाइनेंसिंग डिसीजन जो होते हैं बच्चों, ये होता है हमारे पास जब हम फाइनेंस लेके आते हैं बिजनेस में। अब कहीं से भी लेके आए, तो जब तक हमारे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं कहीं से भी आए, डजेंट मैटर, तो वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे आपको मनी, या मनी ना बोल के मैं फाइनेंस वर्ड यूज़ करता हूँ, दैट इज़ बेटर। हम क्या करेंगे बच्चों? फाइनेंस लेके आएंगे, या फिर हम बात करेंगे कि हमें पैसा लाना है बिजनेस में या कंपनी में। आपको पैसा लेके आना है, वो पैसा आप कहाँ से लेके आओगे? तो सबसे पहला काम आप ढूंढो, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सबसे पहले देखो कि सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। एक बार जैसे ही डिसाइड हो जाए पैसा कहाँ से आ सकता है, फिर देखना है कितना पैसा लाना है। तो अगर मैं बच्चों सोर्सेज की बात करूं तो हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, पैसा लाने के। एक कंपनी के अंदर से पैसा लाते हैं, एक बाहर से। सो वी हैव इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या आएगा? इंटरनल सोर्सेज में आ जाते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स। आपको पता ही है बच्चों, इक्विटी शेयर्स होल्ड, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर ओनर ऑफ द कंपनी, या फिर वो पैसा जो कंपनी की जेब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अगर आप इंटरनल सोर्सेज की बात करो तो इंटरनल में ये दोनों सोर्सेज होते हैं। वेयर एज अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है प्रेफरेंस शेयर्स,
डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के साथ में ही मैं लिख रहा हूं बॉन्ड्स या फिर लोन्स। सो ये वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं या सोर्सेज हैं जिसके थ्रू एक कंपनी में पैसा आता है, और इन्हीं डिसीजन को कि पैसा लाना कहाँ से है, कितना लाना है, उसी को बोलते हैं बच्चों हम फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब सवाल ये होता है कि कोई भी कंपनी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, यहाँ में इन दोनों में से किसी में से भी पैसे मंगवा सकती है, बट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ से पैसे मंगवाने हैं, कितने पैसे मंगवाने हैं। तो बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजन में एक बार आपने सोर्सेस पता कर लिया, आधा काम तो वैसे ही निपट गया। अब दूसरा काम है कि सोर्सेस से पैसा कितना कितना लेना है, तो उसके लिए ढेर सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। जैसे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो ये सब कैपिटल के सोर्सेज हैं, फाइनेंस के सोर्सेज हैं। आप कितना पैसा कहाँ से लाओगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहाँ से कितने महंगे पे या किस रेट पे आपको पैसा मिल रहा है। कोई भी अमाउंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलने नहीं वाला। अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हो तो बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस वाले इक्विटी होल्डर्स ही होते हैं, इनको भी डिविडेंड जाता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है। डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गए, इन सब पे जाता है इंटरेस्ट। सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। अब जिसमें जितने ज्यादा पेमेंट करनी होगी आप उसको उतना ज्यादा स्किप करोगे। नेक्स्ट, आप देखोगे कि आप किस टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% अपने ही इंटरनल फाइनेंस से नहीं चल सकती और 100% एक्सटर्नल फाइनेंस से भी नहीं चल सकती। उसको बीच में एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेना होता है कि लाइक मैं 50 इंटरनल 15 एक्सटर्नल पोर्शन रख रहा हूँ या फिर 80 इंटरनल और 20 एक्सटर्नल रख रहा हूँ। तो उसके लिए हमें देखना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी कुछ बातें होती हैं जो कि थ्योरेटिकल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां करेंगे। तो बस इतना समझो, आपने फाइनेंस में कुछ डिसीजन लिए और फाइनेंस के डिसीजन से आपने देखा सोर्स क्या है और सोर्स से आप ढेर सारा पैसा लेके आए। अब सोचो बच्चों, ये है आपकी कंपनी। आपने अपनी कंपनी में, ये देखो ये एक रूम है, इस रूम में ना ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये कैश भरा हुआ है। आपने फाइनेंसिंग डिसीजंस लिए और ढेर सारा कैश भर दिया रूम में, क्या काम खत्म हो गया? आपके पास फाइनेंस तो आ गया, लेकिन फाइनेंस आते ही क्या हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो गया? नहीं, असली फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अब होनी है कि इन पैसों का क्या करना है। अब एक तो यही है कि भैया उसे एक कमरे में रख दो और देखते रहो, ओ हो कितना सुंदर, कितना अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से निहारते नहीं है पैसों को। निहारने की जगह हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। याद रखना, पैसा हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पे? एसेट्स पे। मनी ऑलवेज इन्वेस्टेड ऑन एसेट्स। ठीक है, अब मैं एसेट्स की बात करता हूं तो बच्चों एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सो कुछ एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ एसेट होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं। तो याद रखना, फाइनेंस का वो पोर्शन या वो मनी जो लॉन्ग टर्म एसेट पे इन्वेस्ट किया जाए उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। एंड कैपिटल बजटिंग आपके पास सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है और सबसे ज्यादा एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। सो ये जैसे मैंने लिखा 1 2, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3, ये सब आपके चैप्टर्स हैं। और अगर वहीं बच्चों मैं पैसे को शॉर्ट टर्म एसेट्स पे इन्वेस्ट कर दूं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट एसेट्स पे इन्वेस्ट कर दूं तो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते क्या क्या हैं? जैसे कैश में कर दिया, उसको मैंने बोल दिया कैश मैनेजमेंट। डेटर्स पे कर दिया तो डेटर्स मैनेजमेंट, या हम उसे बोलते हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ये सब हमारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद स्टॉक पे लगा दिया तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर सारे के सारे करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज को इकट्ठा करके उन पे पैसा, क्योंकि आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज नॉर्मली फॉर्मूला वाइज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, लेकिन होता क्या है, तो बिजनेस को बच्चों शॉर्ट टर्म के लिए या डेली बेसिस पे रन करने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल का वो हिस्सा जो डेली बेसिस की वर्किंग के लिए जरूरी है इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। नॉर्मल फॉर्मूला इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। So next topic we have to do is working capital management.
तो ये सारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स हो गए जो हमें बच्चों इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंडर करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं, ये था मेरे पास सेकंड डिसीजन। अब आता हूं मैं थर्ड डिसीजन पे, जो कि है डिविडेंड डिसीजन। अब सोचो, सबसे पहले आपका फाइनेंस बिजनेस में आया, आपका जो फाइनेंस था वो आया, देखो ये आता हुआ दिख रहा है आपको, कहाँ आया बच्चों, बिजनेस में। उसके बाद बिजनेस में पैसा आने के बाद आपने इसको इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिया हमने इसको करंट एसेट में भी लगाया, हमने इसको लॉन्ग टर्म एसेट में भी लगाया। तो जब मैंने इन्वेस्ट किया तो बच्चों मैंने स्टॉक भी खरीदा, रॉ मटेरियल भी परचेस किया, मैंने प्लांट एंड मशीनरी भी बनाई या परचेस करी, एंड दोनों की मदद से मैंने अपना मेन प्रोडक्ट बनाया जिसको मैं बोलता हूँ आउटपुट। एंड आपको पता है कोई भी बिजनेस होता है वो आउटपुट, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, उसको सेल करता है। तो बिजनेस का आउटपुट आया, फिर इस आउटपुट को क्या किया बच्चों, इस आउटपुट को सेल किया। सेल से जो भी पैसा आया उसमें से आपने माइनस कर दिए सारे के सारे एक्सपेंसेस। मैं कहता हूं दुनिया भर के सारे खर्चे जो जिसको दे सकते हो सबको पे कर दिया। तो जब एक्सपेंसेस कैसे, ओवरऑल सारे के सारे, अब बच्चों सेल में से जब आपने ओवरऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो जो चीज आपके पास बची उसको हम बोलते हैं अर्निंग्स, ठीक है। एंड कोई भी बिजनेस अपनी अर्निंग्स से सिर्फ दो ही चीज कर सकता है। पहली चीज, या तो वो उस अर्निंग को बांट देगा, क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और अगर अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको हम बोलते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। एंड याद रखना, जैसे ही डिविडेंड की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर वालों की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं हो रही। वो सब प्रेफरेंस शेयर, लोन, बॉन्ड सब यहीं चले गए। कहाँ चले गए वो सब, ओवरऑल एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो अर्निंग का या तो एक हिस्सा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स। तो बात अगर मैं करूं डिविडेंड की, तो डिविडेंड से रिलेटेड हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक हो गया मेरे पास डिविडेंड पॉलिसी, सो यहां तक मेरे पास 7 आ गया था। 8 आ गया बच्चों हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी, एंड 9th आ गया हमारे पास डिविडेंड मॉडल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस यही है, इसके अलावा भी और है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हुए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के लिए आपको ये सब जितना भी हमने कर लिया, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने जो भी काम किया उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आप कुछ कुछ बनाते हो। सो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों 3 चीजें बनाई जाती है, ये तीनों भी हमारे, सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस से पता चलता है कि भैया क्या काम किया, कहाँ बढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक और बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों बच्चों आपका ना, जो भी बिजनेस में पैसा लग रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उन सबसे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये 3 टाइप से हम स्टेटमेंट या डिटेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बात हुई बच्चों हमारे पास बेसिक्स की। बस अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन की, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलो, तो इतना ही था मेरे पास इंट्रोडक्शन में, और जब भी हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।